गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का दिन होली के पूर्व। वीडियो तो देखिए होली बाद अपलोड होती है कि होली के दौरान होती है, लेकिन चैप्टर जो खुल रहा है होली के पूर्व, जानते हैं कौन? जिसका इंतजार होगा आपको। वॉइस समाप्त होने के बाद नरेशन मिलेगा, क्योंकि देयर और इट समाप्त हो गया है, मॉडल भी। तो 1 बाय 1 चल रहा है। ये वॉइस होता क्या है? देखिए, वॉइस का चैप्टर आगे पढ़ने के पूर्व इसका कंसेप्ट आपको जानना होगा। तो आज के क्लास में आपको वॉइस से संबंधित कंसेप्ट बताया जाएगा। ये वॉइस होता क्या है। इसी तरह नरेशन का चैप्टर जब मैं खोलूंगा तो वहां भी नरेशन होता क्या है। जब तक बेसिक चीजें आप नहीं जानोगे तब तक तो गलतियां करते रहो। जो टेंस से संबंधित नियम है उसको अभी आप अलग रखो। बेसिक जो कंसेप्ट होता है वॉइस का, उसे जानो। तो क्या करिएगा, मुझे क्या कहना है भैया कि लास्ट तक देखिएगा, ये सब बात नहीं, ठीक है ना। अरे पढ़ना है तो लास्ट तक देखना है, सीधा सीधा बात, ठीक है ना। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर कौन सा? वॉइस। अब देखिए, वॉइस का मतलब होता है वॉच। क्या होता है? वॉइस का मतलब तो भाई साउंड भी होता है। वॉइस का क्या मतलब होता है? ध्वन। लेकिन यहां पर ध्वन सेंस नहीं निकलेगा। हिंदी के ग्रामर में से वाच्य शब्द दिया गया। अब सवाल है कि वाच्य शब्द क्यों दिया गया? भाई वॉइस का मतलब ध्वनि, आवाज। जब आप किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हो तो आपके मुंह से क्या निकलता है? आवाज निकलती है। यानी जिसकी चर्चा तुम करोगे वो व्यक्ति होगा, और उसके बारे में जो कुछ चर्चा करोगे वही तो वॉइस बनेगा। क्या बनेगा? वॉइस बनेगा। उसी को आप वॉइस कहते हैं, ठीक। तो वॉइस में जो दिया गया स्टेटमेंट है, ध्यान देना हम क्या बोल रहे हैं, लेक्चर सुन लेना। कोई भी स्टेटमेंट आप देते हो किसी भी व्यक्ति के बारे में, कुछ भी तुम कहते हो तो वह एक वॉइस है, एक आवाज है। कोई भी कथन यानी स्टेटमेंट आप देते हो, कोई इंफॉर्मेशन देते हो, कोई डेटा प्रस्तुत करते हो किसी भी व्यक्ति के बारे में, तो क्या हो गया भैया? वो वॉइस है। अब वॉइस को प्रस्तुत करने का दो तरीका है भाई, एक्टिव फॉर्म में या पैसिव फॉर्म में। अब सवाल ये उठता है कि एक्टिव फॉर्म क्या है, पैसिव फॉर्म का। अरे भाई, सेंटेंस का एक्टिव फॉर्म और पैसिव फॉर्म होता है। यानी अगर आपकी वॉइस को एक्टिव फॉर्म में कहा जाता है तो वह सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में होगा। तो ऐसे सेंटेंस को हम एक्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। अगर आपकी वॉइस पैसिव फॉर्म में है तो ऐसा बात क्या कहलाएगा? एक्टिव पैसिव सेंटेंस कहलाएगा। अब यानी एक्टिव सेंटेंस के फॉर्म को एक्टिव फॉर्म कहते हैं और पैसिव सेंटेंस के फॉर्म को पैसिव फॉर्म कहते हैं। एक्टिव सेंटेंस में प्रयुक्त वर्ब को एक्टिव वर्ब कहते हैं।
पैसिव सेंटेंस में प्रयुक्त वर्ब को, वर्ब का मतलब क्रिया, वर्ब को पैसिव वर्ब कहते हैं। तो 3 टर्म आपके पास आ रहे हैं। क्या आ रहा है? एक्टिव फॉर्म अथवा एक्टिव सेंटेंस, एक ही चीज हुआ। अब एक्टिव फॉर्म कहो चाहे एक्टिव सेंटेंस कहो, उसमें प्रयुक्त क्रिया क्या कहलाएगी? एक्टिव कहलाएगी, या आप कह सकते हो यह क्रिया का एक्टिव फॉर्म है। तो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट आपको जानना है। अब पैसिव फॉर्म को ही पैसिव सेंटेंस कहा जाता है। अब पैसिव सेंटेंस में प्रयुक्त क्रिया क्या कहलाएगी? पैसिव वर्ब कहलाएगी। ऐसी क्रिया के फॉर्म को आप कह सकते हो यह क्रिया का पैसिव फॉर्म है। अब सवाल उठता है कि हम पहचानेंगे कैसे सेंटेंस के दोनों रूप को? तो इसके लिए तो स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा। तो यहीं से शुरू होता है वॉइस का शब्द। कैसे आप पहचानोगे कि जो तुमने स्टेटमेंट दिया, जो तुमने आवाज पैदा किया, जो तुमने वॉइस निकाला, वह एक्टिव है कि पैसिव है? इस तरह से 2 रूप हो जाते हैं वॉइस के। पहला रूप क्या होता है? एक्टिव। और दूसरा रूप क्या होता है? पैसिव। ठीक? तो हमारा यहाँ क्या है कि शुरू से वॉइस के रूप में पढ़ते आए हैं और पढ़ाते आए हैं, तो वॉइस पीछा नहीं छोड़ता है। ठीक ना? तो सीधे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की बात करते हैं। तो मैं भी वहीं से शुरू करता हूँ। तो वॉइस भाई क्या होता है ये तो आप जान गए। जो आप स्टेटमेंट देते हो वही वॉइस है। वही वॉइस का मतलब आवाज, यानी वाच्य, जो भी यानी जो भी तुम्हारे मुंह से निकलता है, जो भी तुम वाचते हो। देखो वाचना सबसे बड़ा है, ठीक ना? जो भी स्टेटमेंट तुम्हारे मुंह से निकलेगा वो क्या कहलाएगा? सिंपल वे में वॉइस कहलाता है। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। तो डेफिनेशन तो पूछा नहीं जाएगा, डेफिनेशन कह लो, एक्सप्लेनेशन कह लो, ठीक ना? सीधे सीधे क्या भैया काइंड्स पर आते हैं। क्या पर आते हैं? काइंड्स पर। अब चलिए क्या होगा? 2 टाइप्स। वॉइस क्या होगा? 2 टाइप्स। जो भी तुम मेजरमेंट दोगे उसके 2 रूप होंगे। तो पहले रूप को हम सीधे क्या है, वो एक्टिव फॉर्म होता है, लेकिन आप पढ़ते आए हो किस रूप में? एक्टिव वॉइस। तो हम जैसे आप पढ़ते आए हो उसी रूप में लिखते हैं। चलो आप ही से हम शुरुआत करते हैं। क्या करते हैं? एक्टिव वॉइस। ठीक? पहला रूप है वॉइस का एक्टिव वॉइस। सवाल ये उठता है इसे एक्टिव क्यों कहा गया? देखो ठीक है ना, इसमें एक्टिव क्यों कहा गया जानते हो? मैंने अभी चर्चा किया कि सेंटेंस में अब देखो यह वॉइस का ऐसा रूप है जिसे एक्टिव वॉइस कहा गया, क्योंकि यहां पर जो क्रिया प्रयुक्त होगी एक्टिव वर्ब होगी। क्या होगी? बोलो, एक्टिव वर्ब। अभी हम आगे सब बताएंगे। अब यह सेंटेंस का ऐसा रूप है जिसको आप पहली बात कि इसकी मीनिंग में दे रहा। अब इसकी मीनिंग शाब्दिक अर्थ से नहीं निकलेगा। एक्टिव का मतलब सक्रिय और वॉइस का मतलब वाच, यानी आवाज, सक्रिय वाच नहीं। हिंदी ग्रामर में इसे क्या कहा गया? कर्तवाच। क्या कहा गया? कर्तवाच। क्या कहा गया भैया? कर्तवाच। ये कहा गया।
इक्विवेलेंट लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। शाब्दिक अर्थ आपको नहीं निकालना है। अब ये कर्तवाच्य क्या होता है इसको आप जान लीजिए। ऐसा क्यों कहा, पहले इसको जान लीजिए। तो कर्तवाच्य इसलिए कहा गया कि इस सेंटेंस में जो क्रिया है, कोई ना कोई क्रिया प्रयुक्त होगी। कौन सी क्रिया? कोई ना कोई क्रिया प्रयुक्त होगी। अब वो कौन सी क्रिया प्रयुक्त होगी आगे समझेंगे। अभी तो आप बस यही समझिए कि कोई ना कोई क्रिया प्रयुक्त हो रही है। तो क्रिया द्वारा देखिए कर्तवाच्य, यानी क्यों ऐसे कहा गया कर्तवाच्य, तो यहां पर हम लिख देते हैं एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में क्रिया द्वारा, ठीक है, क्रिया द्वारा सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। सब्जेक्ट क्या भैया, सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। ये हुआ इसका कंसेप्ट, मौलिक बेसिक जो कंसेप्ट है। क्या जी, सब्जेक्ट द्वारा, अरे सॉरी, एक्टिव वॉइस में क्रिया द्वारा सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। अब हम इधर आ जाते हैं। दूसरा जो है आपका है क्या, बोलिए, पैसिव वॉइस। क्या है? पैसिव वॉइस। इसे कहते हैं कर्मवाच्य। क्या कहते हैं? कर्मवाच्य ना। तो हिंदी में जो इक्विवेलेंट हो रहा, समझो भैया, कर्मवाच्य। हमें इसका क्लास क्लोज कर दिए। नहीं, बस आ गए, ठीक है ना। तो ये हो गया एक्टिव वॉइस यानी कर्तवाच्य, और पैसिव वॉइस कर्मवाच्य। देखिए इस हिंदी से ही पकड़िए, कर्ता से बना है कर्त्य। कर्ता से क्या बना है? कर्त्य। और कर्म से तो कर्म ही लिखा हूं मैं, यानी यहां पर क्रिया द्वारा, यहां पर क्रिया द्वारा बोलिए कर्ता को प्रधानता दी जाएगी, यानी सब्जेक्ट को, इसलिए कर्तवाच्य। और यहां पर क्रिया द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाएगी। इसको भैया कर्म। तो हम क्या लिखेंगे भैया? पैसिव, ठीक ना। पैसिव वॉइस में क्रिया द्वारा, पैसिव वॉइस में क्रिया द्वारा किसको प्रधानता दोगे आप? ऑब्जेक्ट। इसको दोगे। देखो तो सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता जानते ही हो, तो कर्ता से बना कर्त्य। और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्म। तो कर्म से बना कर्म, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो पैसिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाए, कर्म को क्या दी? प्रधानता दी जाती। अब मैं बता दे रहा हूं एक सिंपल स्टोरी, जान लेना। सिंपल स्टोरी जान लो, उसके बाद फिर जिंदगी में मिस्टेक नहीं होगा एक्टिव पैसे का। जानते हो क्या भाई? दोनों के लिए हम कॉमन वही बना रहे हैं, फिर इसको मिटा देंगे, फिर से समझाएंगे। क्योंकि स्टोरी के पहले क्या आपको करना है?
अब एक्टिव वॉइस में प्रयुक्त बोलिए सेंटेंस को क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस में प्रयुक्त सेंटेंस को क्या कहेंगे? एक्टिव सेंटेंस। क्या कहेंगे भैया? बोलो। एक्टिव सेंटेंस कहोगे। अब एक्टिव सेंटेंस के इस रूप को क्या कहोगे? एक्टिव फॉर्म कहोगे। क्या कहोगे? एक्टिव फॉर्म कहोगे। ये लेक्चर काम करेगा। नोट तो आपको बस इतना ही करना, नोट तो इतना ही करना। तो एक्टिव वॉइस में क्रिया द्वारा किसको? सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है और एक्टिव वॉइस में प्रयुक्त सेंटेंस को हम एक्टिव सेंटेंस कहते हैं और इस सेंटेंस के रूप को हम एक्टिव फॉर्म कहते हैं। अब चलिए एक्टिव फॉर्म में प्रयुक्त, ध्यान देना, एक्टिव फॉर्म में प्रयुक्त क्रिया को क्या कहते हैं? बोलो। एक्टिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? हो गया? ये टर्म आपको याद करना कंसेप्ट है। अब चलते हैं, ठीक है ना। शायद ये चीज इस तरह से आपको कहीं नहीं मिलेगा, बता दे रहा हूं, सर्च कर लीजिएगा। अब यहां पर क्या है? वही चीज पैसिव वॉइस में प्रयुक्त सेंटेंस को आप क्या कहोगे? बोलो। पैसिव सेंटेंस कहोगे। क्या कहोगे? पैसिव सेंटेंस कहोगे। ठीक। अब पैसिव सेंटेंस के इस रूप को क्या कहोगे? पैसिव, क्या कहोगे? पैसिव फॉर्म कहोगे। ठीक, ओके। अब चलो पैसिव फॉर्म में प्रयुक्त क्रिया को क्या कहोगे? बोलो। पैसिव वर्ब कहोगे। इसको कहोगे पैसिव वर्ब। हो गया? इतना कंसेप्ट तो आप ले लो। अब हमने कहा था एक छोटी सी कहानी, ठीक है ना। ये प्रधानता देने वाली बात तुम कैसे समझोगे? अब देखो, आप हिंदी भाषी, ठीक है ना, हिंदी से आपको अंग्रेजी पढ़ना है। ठीक। सेंटेंस क्या है? शब्दों का समूह है। तो सेंटेंस क्या है जी? शब्दों का समूह है। अब मैं बता रहा हूं, यहां एक सेंटेंस, क्या हो गया? सेंटेंस। सेंटेंस को हम एक फैमिली मानते हैं। क्या मान लेते हैं? फैमिली। अब हिंदी में मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। एक परिवार मान जाते हैं। तो सेंटेंस में जो शब्द आएंगे, ठीक है ना, सेंटेंस की जो संरचना है, ये स्टोरी जान लो तो कभी भूलेगा नहीं जिंदगी में। ये एक फैमिली, ठीक। अब इस फैमिली का जो है एक सदस्य है सब्जेक्ट और दूसरा है वर्ब, समझ लेना, और तीसरा है ऑब्जेक्ट, और आगे मिलेगा क्या जी? अदर वर्ड्स। ध्यान देना, होता क्या है इस फैमिली में, यानी सेंटेंस रूपी एक परिवार है। अब ये क्या है? इसके मेंबर है। ठीक। अब मेंबर का मैं नाम रख देता हूं हिंदी में, ठीक है ना। ये देखो, ये है घर की मालकिन। क्या है? अरे हाउस वाइफ, नहीं समझेगा? ये है क्या जी? पत्नी। ये क्या है? पत्नी। हाँ? और ये है इनके पतिदेव। क्या है? ये हैं इनके पतिदेव। और ये सज्जन इस पति के भाई अर्थात पत्नी के देवर, और ये हैं क्या जी? इन दोनों के बच्चे। अब कहानी में बता दे रहा हूं कि तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा।
तो खेल भी हो जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। अब देखो इस स्ट्रक्चर में समझना क्या है, परिवार का जो करता धरता फैमिली को चलाने वाला जो मुखिया है हमारा, क्या जी, मुखिया, ये है कमाता है, पैसा ला करके देता है, ये पत्नी जी बनाती हैं, खिलाती हैं, पति को भी, देवर को भी, बच्चों को भी। ध्यान देना। तो पति जब तक ठीक ठाक से काम कर रहा है, ठीक है ना, तो उसकी बात सुनी जा रही है। क्या किया गया, बात सुनी जा रही है। तो पत्नी क्या कर रही है कि इसको फ्रंट पर स्थान दिए, सब कि फ्रंट पर बैठो, तुम घर के सर्वो सर्वा हो, मुखिया हो, फ्रंट पर बैठो। तो पत्नी द्वारा यानी वर्ब द्वारा प्रधानता मिली, किसको भैया, बोलो, प्रधानता। तो जो फ्रंट पर बैठा है उसको प्रधानता मिल रही, जो आगे बैठ रहा है यानी पत्नी के आगे मुखिया है ये। तो ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो गया, बोलो, एक्टिव हुआ कि नहीं, बोलो, बोल रहे हो क्या, एक्टिव सेंटेंस। एक्टिव सेंटेंस यानी क्रिया द्वारा सब्जेक्ट को प्रधानता मिली। कब कट गया ये है, एक उधर लिख देते हैं, उधर तो सही है ना। तो ये हो गया हमारा एक्टिव सेंटेंस। इधर आ रहा है, यस, कैमरा थोड़ा सा इधर लग गया। चलिए, ये हो गया एक्टिव सेंटेंस, ठीक ना। तो एक्टिव सेंटेंस ध्यान दीजिएगा। अब चाहे एक्टिव सेंटेंस को चाहे एक्टिव वॉइस को, क्रिया द्वारा प्रधानता किसको दी गई, पति द्वारा प्रधानता, सॉरी, पत्नी द्वारा प्रधानता पति को, देवर को नहीं, बच्चों को नहीं। ध्यान देना। तो ये हुआ एक्टिव सेंटेंस। अब परिवार को क्रियान्वित जो कर रहा है सबको, मुक्त तो यहाँ क्रिया है, तो क्रिया को क्रियान्वित करने वाला, ध्यान देना, ये जो सब्जेक्ट किसका सब्जेक्ट है, वर्ब का सब्जेक्ट है। पहली नजर में ये वर्ब का सब्जेक्ट है, यानी इस पत्नी का ये मालिक है, पत्नी का ये मालिक है। ध्यान देना। तो पत्नी का मालिक है, ये आदेश देता है कि आज ये बनाओ वो बनाओ, ठीक ना, देवर नहीं दे रहा। लेकिन पत्नी कह रही है कि तुम्हारे भैया ने आज खीर बनाने को कहा है, जाओ थोड़ा सा काजू बादाम किशमिश लाओ। कहाँ से जी, मार्केट से। ऑब्जेक्ट को ऑर्डर का पालन करना पड़ा। अरे क्रिया का इस पर इफेक्ट पड़ रहा है, क्रिया का इस देवर पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये हुआ क्रिया का ऑब्जेक्ट। पहली नजर में वर्ब लेंगे आप, सेंटेंस नहीं। यहां पर सेंटेंस की मैं बात नहीं कर रहा हूं कि सेंटेंस का सब्जेक्ट। देखो आप वर्ब का, यह जो सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ऑफ, ध्यान देना, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ठीक। ये क्रिया का सब्जेक्ट है, क्रिया को क्रियान्वित करता है और क्रिया प्रधानता दे रही है, सही रूप में काम कर रहा है। तो क्रिया प्रधानता दे रही है, कह रही है कि तू सामने बैठो, सामने बैठो, फ्रंट पर रहो, तुम्हारे बिना परिवार चलने वाला नहीं है। साथ ही साथ जो फैमिली हमारी चल रही है वो पूरे फैमिली का मुखिया है, अर्थात एज वेल एज करी, एज वेल एज सेंटेंस। कुल क्या बना करके बोलो, क्या समझे, अरे क्या समझे। यह सब्जेक्ट क्रिया के साथ साथ
सेंटेंस का सब्जेक्ट है। बोलो अब ये क्या है भैया, ये देवर जी है, तो ये तो काम कर रहे हैं फुदुक फुदुक, इनको कहा जा रहा है ये करो वो करो, तो प्रभाव तो इन पर दिखेगा ना क्रिया का। ठीक, तो ये क्या है, ये है ऑब्जेक्ट, ध्यान देना, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ध्यान देना। सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अगर कोई पढ़ाता है सेंटेंस का ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल रॉन्ग है। क्या जी, बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक ना। ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, वर्ब का होता है, क्योंकि वर्ब का इस पर, और सब्जेक्ट वर्ब के साथ साथ सेंटेंस का भी होता है। ओके, तो इसमें क्रिया द्वारा सब्जेक्ट को प्रधानता मिली, अर्थात स्टार्टिंग में और सेंटेंस के फ्रंट पर सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदरवाइज। अब सवाल यह उठता है कि जब इसमें ऑब्जेक्ट है तो क्रिया क्या होगी, बोलो, ट्रांसटिव होगी कि नहीं, बोलो, तो क्रिया होगी ट्रांसटिव। भैया क्रिया क्या होगी, ट्रांसटिव। चलिए यही तो है कंसेप्ट, पता नहीं क्या कंफ्यूज होते हो, ना समझ में आया फिर रिपीट कर लेना वीडियो। अब चलते हैं हम, कुछ दिन बाद पति जो है दारूबाज निकल गया, पति दारूबाज निकल गया, पैसा तो ये कमाता है, पैसा तो ले आकर के फैमिली में देता है पत्नी को, मन कर दो भैया, पत्नी भी इसका है, पैसा भी लेती है, परिवार को चलाती है, साथ ही साथ पति देव से परामर्श भी लेती है, पति देव से परामर्श भी लेती है कि बच्चों का एडमिशन हम लोग कहाँ कराएंगे, देवर को कहाँ पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, वो भी तो सदस्य है। लेकिन कुछ दिन बाद पति निकल गए शराबी, पैसा तो कमा के ला रहे हैं चाहे जैसे, लेकिन दारू पी के मस्त रात में। अब बताइए ये पत्नी पति को प्रायोरिटी देगी, नहीं देगी। अब इनसे वो राय लेना बंद कर देती है, पैसा तो इन्हीं का खाती है, ध्यान देना, पैसा तो इन्हीं का खाती है, यानी यह पति देव तो हमेशा पति ही रहेंगे, यह पति देव तो हमेशा पति ही रहेंगे, यानी पति देव हमेशा इस वर्ग का पति बने रहेंगे, उस पद से बेदखल नहीं होंगे। किंतु राय नहीं ली जाएगी, तो जब राय नहीं ली जाएगी तो देवर भी पढ़ा लिखा होशियार है, तो देवर ही रहेगा, न देवर पति बन सकता है और न पति देवर बन सकता है, ऐसा एक्सचेंज नहीं हो सकता है, ठीक ना। कहानी अगर अच्छी लगेगी तो कमेंट करना। तो भाई पत्नी क्या कर रही है, पैसा तो इनसे ली, कमा कर ला रहे हैं, शाम को दे दे रहे हैं, लेकिन दारू पी के मस्त हो जा रहे हैं, तो कोई भी राय बात नहीं लगे। अब क्या कर रही है पत्नी, इसको प्रधानता देना शुरू की कि बाबू देवर जी बताइए बच्चों का एडमिशन कहाँ कराया जाए, कोई भी राय बात। तो अब जानते हैं इसको जैसा ये प्रधानता देती है, फ्रंट पर कर देती है, फ्रंट पर कर देती है। तो जैसे ये फ्रंट पर आते हैं ऑब्जेक्ट महोदय, तो बोलो वर्ब का सब्जेक्ट बनेंगे कि सेंटेंस का, जवाब दो। हमारा क्वेश्चन है कि क्रिया का वो सब्जेक्ट बनेंगे नहीं, ये तो क्रिया का
देवर है तो देवर रहेगा, कभी भी पति नहीं हो सकता है। लेकिन यह आप पढ़ाना कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, बिल्कुल रॉन्ग करते हैं आप सर। देवर तो देवर ही रहेगा और पति तो पति ही रहेगा। किसका जी? क्रिया। अब देवर महोदय को फैमिली का सब्जेक्ट बनना है, यानी इनको जो प्रायोरिटी दी गई तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के स्थान पर आएंगे, क्योंकि यह सब्जेक्ट क्रिया का भी है, साथ ही साथ सेंटेंस का भी। ध्यान देना, सेंटेंस का। अगर इस कंसेप्ट को समझ लिए आज तो जिंदगी में वॉइस कभी नहीं भूल सकते। तो इस देवर जी को क्या बनाए? सेंटेंस का सब्जेक्ट। तो देवर जी यहां किस केस में है? बोलो, ऑब्जेक्टिव केस। किस केस में है? ऑब्जेक्टिव केस। बोलो है। अब ऑब्जेक्टिव केस नाउन का है तो उसे नॉमिनेटिव केस में अगर चेंज करते हो, बोल चाल में कुछ लोग उसको सब्जेक्टिव केस भी कह देते हैं। मैं नहीं पढ़ाता हूं सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, ठीक है। तो नाउन में नहीं फर्क आएगा, मोहन तो मोहन ही रहेगा। देवर का नाम मोहन है तो मोहन यहां भी लिखा जाएगा, मोहन यहां, लेकिन यहां मोहन लिखा गया तो ऑब्जेक्टिव केस, यहां मोहन लिखा गया तो नॉमिनेटिव केस। लेकिन मोहन के बदले अगर प्रोनाउन का प्रयोग करते तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा? हिम। और यहाँ जब आओगे फैमिली का अर्थात सेंटेंस का क्या बनोगे? सब्जेक्ट। कमा के भले नहीं ला रहे हो, लेकिन राय बात तुम्ही से ले रहे हैं। कौन जी? देवर जी की भाभी जी, यानी परिवार की हाउस वाइफ। अभी इनकी तो शादी नहीं हुई है, समझे भैया? तो राय बात अब इनसे ली जाएगी। तो यहां पर क्या कर दो? क्या कर दो भैया? सेंटेंस का सब्जेक्ट यहां लिख दो। क्या लिख दो? लिख दिया। अब ये सब्जेक्ट क्या है? तो ये भैया ये है नॉमिनेटिव। ध्यान देना, नॉमिनेटिव केस ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान देना, नॉमिनेटिव केस ऑफ ऑब्जेक्ट। कौन आया? देवर जी यहाँ आके बैठ गए राय बात देने के लिए। तो क्या पति बन जाएंगे? बोलिए, ये क्रिया का सब्जेक्ट बना नहीं, ये तो सेंटेंस का सब्जेक्ट केवल बन रहा है। केस चेंज हो गई। अब क्या करें भैया? इसके बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा गया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू टेंस हेल्पिंग वर्ब आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब सुनिश्चित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुनिश्चित हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा? अब काम भैया, पत्नी का थोड़ा सा स्वभाव चेंज हो जाएगा, क्योंकि पति पियक्कड़ निकल गया। अब उसे राय जो है देवर से लेनी पड़ रही है, तो इसका स्वभाव चेंज हो गया, यानी रूप बदल गया और हेल्प लेने लगा। इससे नहीं, किससे ले रही है? देवर से हेल्प ले रही है, तो हेल्पिंग वर्ब लग गया और अपने रूप को बदल करके वो थर्ड फॉर्म में कर दिया। किसने? क्रिया ने। अब कई पति देव, अब बस तुम कमा के ला रहे हो तो लाते रहो, देते रहो, मैं परिवार चला लूंगी। अब तुमसे मैं कोई राय बात नहीं लूंगी। अर्थात क्रिया द्वारा प्रधानता ऑब्जेक्ट को मिल गई और यहाँ पर सब्जेक्ट को किनारे कर दिया गया, हाशिए पर कर दिया गया, केवल एजेंट के रूप में, एजेंट के रूप में बैठा दिया गया। तो क्या करेंगे? पैसा केवल देगा। तो यहां पर हम बाई बोलो प्लस एजेंट लिख देंगे। क्या लिख देंगे भैया? बाई प्लस एजेंट लिख देंगे। ध्यान देना,
यहाँ जगह है कि नहीं जी? इधर कैमरा आगे पीछे रुक जाओ थोड़ा सा, नहीं तो मामला फंसेगा। अरे ऊपर से कोई मतलब नहीं, इसको लिखना जरूरी है ना, फंस जाएगा ना। ठीक है, अब चलो देखो भैया, बाई एजेंट। अब सवाल है कि एजेंट किसका बनाया गया? सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट ध्यान देना, क्रिया द्वारा सब्जेक्ट को प्रधानता नहीं मिली, इसको किनारे कर दिया गया, बल्कि ऑब्जेक्ट को मिली। तो ऑब्जेक्ट को सेंटेंस का सब्जेक्ट बना दिया गया। राय बात इससे होने लगी। तो क्या यह क्रिया का सब्जेक्ट है? नहीं, केवल सेंटेंस का। अतः सेंटेंस का सब्जेक्ट होने के कारण इसकी केस क्या हो गई? जो ऑब्जेक्ट की जो केस थी, यहां पर ब्रैकेट में बंद करना, ठीक ना? समझ गए ना? किसका ऑब्जेक्ट? अरे क्रिया का। तो ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट रहेगा, तो ये ऑब्जेक्ट की केस बदल गई। अब यहाँ क्या है? इसको किनारे कर दिया गया एजेंट। तो एजेंट ध्यान देना, इसके बाद अदर वर्ड्स आया। अब एजेंट के स्थान पर जानते हैं क्या है? बोलो। ऑब्जेक्टिव, यहां पर मैं लिख देता हूं ऑब्जेक्टिव केस ऑफ, ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट। अरे किसका सब्जेक्ट आया कि नहीं? किसका सब्जेक्ट? क्रिया का। अरे भाई, क्रिया का सब्जेक्ट तो हमेशा सब्जेक्ट ही रहेगा, और क्रिया का ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऑब्जेक्ट ही रहेगा। अगर चेंज होना है एक्टिव से पैसिव में, तो सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस का सब्जेक्ट चेंज हो रहा है। तो यहां पर क्रिया द्वारा प्रायोरिटी किसको मिली? सब्जेक्ट को। अपने पति को प्रायोरिटी दे रही है, तो वही पैसा भी कमा रहा है, उसी से राय बात ली गई है। यानी वर्ब का सब्जेक्ट के साथ साथ वो सेंटेंस का भी बनता है। अब यहाँ प्रायोरिटी क्रिया द्वारा किसको दी गई? तो देवर को दी गई। देवर को सेंटेंस का यानी घर का क्या बना गया? मुखिया बना दिया गया। समझे कि नहीं? देवर को घर का यानी फैमिली का हेड बना दिया गया, और जो फैमिली का हेड पहले था उसको एजेंट के रूप में बैठा दिया गया। तो केस क्या हो गई? चेंज। तो ऐसे फॉर्म को क्या कहते हैं? बोलो भैया, पैसिव सेंटेंस। समझ गए कि नहीं? अब थोड़ा सा और, तो बोलो, क्या क्रिया का सब्जेक्ट बदला? नो। क्या क्रिया का ऑब्जेक्ट बदला? नो। लेकिन सब्जेक्ट, सेंटेंस का सब्जेक्ट बदल रहा है। तो यहां पर सेंटेंस का सब्जेक्ट बोलो बदल गया कि नहीं बदल गया? वह सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? क्रिया का ऑब्जेक्ट है। तो क्रिया के ऑब्जेक्ट को जैसे ही हम सेंटेंस के सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं, उसकी केस क्या हो जाती है? नॉमिनेटिव। ओके। और जैसे ही कार्य, ध्यान देना, क्रिया के सब्जेक्ट को हम एजेंट बनाते हैं, अर्थात मुखिया के स्थान से उसको हटाते हैं, पीछे ले जाते हैं, तो क्या वह क्रिया का ऑब्जेक्ट बनता है? नहीं। पीछे जाने के कारण उसकी केवल केस चेंज होती है, ना कि वो क्रिया का ऑब्जेक्ट। वो क्रिया का ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पति तो हमेशा पति ही रहेगा। बोलो, पति है कि नहीं? हस्बैंड है कि नहीं? तो पति तो पति ही रहेगा। अरे तो देवर जी हैं भैया, ब्रदर इन लॉ का देवर भी होता है साला भी, तुझे अंग्रेजी जानने की जरूरत नहीं है, ठीक ना? आज बच्चे भी है, चिल्ड्रेन, और ये वाइफ है और ये हस्बैंड है, तो अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में बढ़िया रहेगा। तो ये क्या है? क्रिया का सब्जेक्ट है, पीछे जाने के कारण इसकी केस बदल गई। अगर यहाँ बाई नहीं लगाओगे, सवाल यह उठता है कि इसमें प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग क्यों करते हैं? तो अगर प्रीपोजिशन बाई
जानते हो कितना खतरा पैदा हो जाएगा परिवार के लिए। अरे भैया ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, किसका जी? अरे ये देवर बन जाएगा। तो कभी पति देवर बनेगा? जैसे तुम बाई हटाओगे तो इस क्रिया का ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि इसकी केस तो ऑब्जेक्टिव है ही। तो कभी भी पति देवर नहीं बन सकता है और न ही देवर पति बन सकता है। तो आज के कंसेप्ट में यही यानी वाइस का पूरा कहा जी कंसेप्ट क्लियर। अच्छा लगा हो कुछ लिखना जरूर। अब आगे क्या चलने वाला है? अरे भाई एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम, एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम। तो अब नियम शुरू हो जाएगा। ये क्या था? बेसिक कंसेप्ट कि वॉइस होता क्या है। तो अगर स्टेटमेंट आप देते हो किसमें, इस रूप में, तो बोलो एक्टिव वॉइस है, उसी को तो एक्टिव सेंटेंस कहते हैं बोलो। और सेंटेंस को उस रूप को क्या कहता है? एक्टिव फॉर्म कहते हैं। और अगर यहां पर कहते हैं तो इसका एक एग्जाम्पल बिना दिए कैसे आप फिनिश करो? एक एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा। आप चलिए एक एग्जाम्पल, हम कोई स्टेटमेंट देते हैं, कोई वॉइस पैदा करते हैं, कोई आवाज पैदा करते हैं जिसमें क्रिया प्रधानता देती है सब्जेक्ट को, ठीक? जिसमें क्रिया प्रधानता देती है किसको जी? सब्जेक्ट को। चलते हैं हम लिखते हैं, ठीक है ना जी। आप देखिए हम एक्टिव, अब यहां पर एक्टिव वॉइस लिखो चाहे एक्टिव सेंटेंस लिखो, ठीक? एक्टिव सेंटेंस लिखो और चाहे एक्टिव फॉर्म लिखो, समझ गए कि नहीं? एक्टिव फॉर्म लिखो, हाँ कोई दिक्कत नहीं। ये तो इतना लंबा हो गया तो कैसे काम चलेगा यार, सब गड़बड़ हो गया। सेंटेंस हम कहाँ लिखेंगे, समझ गए कि नहीं? तो एक मैं लिख दे रहा हूँ, ऐसे यहाँ लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक ना? वो तो ऊपर हम बताते हैं, तो लिखने की जरूरत नहीं। अब एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस लिखो, एक्टिव सेंटेंस लिखो, एक्टिव फॉर्म, तीनों सही है अपनी जगह, ठीक ना भैया? अब चलिए मोहन helps सोहन in trouble। मोहन क्या है? मोहन संकट की घड़ी में, ट्रबल में, मुसीबत में सोहन की मदद करता है। हाँ? चलिए बोलिए, सब्जेक्ट है, यस बोलिए ये वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब, ये ऑब्जेक्ट है और ये अदर वर्ब। ओके, अब बताइए, ये ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है और ये सब्जेक्ट ऑफ वर्ब है और ये पूरा का पूरा क्या है? बोलिए सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस? एक्टिव। कौन सा? एक्टिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि क्रिया किसको प्रधानता दे रही है? सब्जेक्ट को। कार्य किसके द्वारा क्रियान्वित हो रहा है? कार्य किसके द्वारा हो रहा है? मोहन द्वारा। तो ये सब आल्सो सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। बोलो है कि नहीं? हाँ? अरे भाई क्रिया का सब्जेक्ट तो आई है, सब्जेक्ट ऑफ हेल्प्स और
और सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस हमने लिख दिया। तो प्रधानता इसको मिली। अब हम ऑब्जेक्ट तो केवल किसका होता है, सेंटेंस का नहीं, क्रिया का होता है। हाँ, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस से पढ़ाया जाता है, चलेगा। आप ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब चूंकि इकलौता है तो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब भी आप कह सकते हैं, सेंटेंस भी कह सकते हैं, तो इसको भी आप कह सकते हैं, चलेगा। किसमें, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। लेकिन बारीकियों को समझना, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। अब चलो, तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस है। अब ऑब्जेक्ट को हम सेंटेंस का सब्जेक्ट बना देंगे। बोलो, लिख दिया। प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब इज आएगा, उसके बाद क्रिया रूप बदलेगी। हो गया। तो सोहन इज हेल्प। अब चलो, इसको प्रायोरिटी नहीं मिल रही, क्या करेंगे, बाई काली मोहन इन ट्रबल। समझ में आया। अब क्या हुआ, देखो क्या है जी, सब्जेक्ट है ये, इसलिए कहा हूं सब्जेक्ट भी होता है सेंटेंस का, तभी तो सब्जेक्ट बन रहा है। लेकिन इस स्थान पर ये सब्जेक्ट नहीं है, नहीं समझेगा, इस स्थान तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस भी कहा जाएगा। ये भी दोनों है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। ये भी क्या है, दोनों है, ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब और सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। अब ये क्या हो गया, बोलिए, सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। बोलिए, है कि नहीं, क्या क्रिया का ये सब्जेक्ट है, ये है सब्जेक्ट ऑफ, ये क्या है, दोनों का है, ये क्या है जी, सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, बट नॉट ऑफ वर्ब, किंतु वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है। बोलो, है सोहन हेल्प करता है, नहीं करता है। अब मोहन कहता है, ये देखो यहां पर इसकी केस किसका है, बोलो, इन नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। बोलो, है कि नहीं। और यहां पर इसकी केस क्या है, इन ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। बोलो, है कि नहीं। और यहां पर इसकी केस क्या है, बोलो, इन नॉमिनेटिव केस। बढ़िया से समझ लेना, नॉमिनेटिव केस, फिर जिंदगी में नहीं बोलोगे। बोलो, है। अब देखो, ये जो है इसकी केस किसमें हो गई, चेंज हो गई, इसमें नॉमिनेटिव में, कुछ लोग सब्जेक्टिव भी कहते हैं। अब इसकी केस तो बदली, इसमें भी ऑब्जेक्टिव में। बोलो, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो क्या ये क्रिया का ऑब्जेक्ट है, नहीं, ये तो एजेंट है। क्या है जी, एजेंट है, इसे ऑब्जेक्ट नहीं कहे। क्या है जी, एजेंट है, यानी किस रूप में है, सब्जेक्ट ऑफ, बोलो, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ये क्रिया चाहे एक्टिव फॉर्म में हो चाहे पैसिव फॉर्म हो, क्रिया का सब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्ट ही रहेगा, क्रिया का ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्ट ही रहेगा। केवल सेंटेंस का सब्जेक्ट बाय एजेंट बनता है और क्रिया का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, या सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो। क्या बनता है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या बनता है जी, सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है। ये चीज आपको ध्यान देना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं भैया, बोलिए, समझ गए कि नहीं। अब यहाँ का है मोहन सोहन, मोहन संकट में सोहन की मदद करता है, और यहाँ क्या है जी, मोहन द्वारा संकट में सोहन की, सॉरी,
मोहन द्वारा, ध्यान दो यहाँ से दो अर्थ होगा, मोहन द्वारा संकट में सोहन की मदद की जाती है, ठीक ना, मदद की जाती है। तो इसके आगे का क्लास अब समझ गए हो भैया, ये तो चेंज होगा ही नहीं। तो क्रिया का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही रहेगा, क्रिया का सब्जेक्ट सब्जेक्ट ही रहेगा, केवल सेंटेंस में क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट कहाँ चला जाता है, सेंटेंस या क्रिया का पीछे चला जाता है बाई एजेंट के रूप में। बस एक एग्जांपल, इसके आगे हम क्लास कहाँ है 1 by 1 बढ़ाएंगे। तो एक नज़र हम देख लेते हैं, कोई कमी तो नहीं है, हाँ कमी है, कमी यहाँ पर है, क्या भैया, पैसिव वॉइस, क्या लिखेंगे, बोलिए पैसिव वॉइस। तो इसी के साथ साथ, ठीक ना भैया, ये तो एक नमूना था मेरा, ठीक। तो आज वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो कमेंट ज़रूर करना, और आगे क्लास मत छोड़ना, ध्यान देना, बिल्कुल सब कुछ क्लियर। कहाँ जी, तो आगे के लिए भाई होली की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। अब वीडियो आप तक कब पहुँचेगी ये तो ऊपर वाला जानता है, कोशिश करूँगा पहुँच जाए, ठीक ना। थैंक यू।